वक्त हो गया है 1 मिनट में एक खबर का बुलेटिन। देश में तीसरी बार एनडीए की सरकार बनने जा रही है और नई सरकार के शपथ ग्रहण की तारीख और समय भी मुकर्रर हो गया है। क्या है ताजा सियासी हलचल, जानिए 1 मिनट में। लोकसभा चुनाव में एनडीए को बहुमत मिला है और तीसरी बार एनडीए सरकार बनाने जा रही है। नई सरकार के शपथ ग्रहण की तारीख और समय भी मुकर्रर हो गया है। सूत्रों की माने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शपथ ग्रहण समारोह 8 जून की शाम को हो सकता है। इसे लेकर तैयारियों पर मंथन तेज हो गया है। नए मंत्रिमंडल में चेहरों को लेकर सहयोगी दलों से बातचीत और बैठकों का दौर भी तेज है। संभव है कि 2-3 दिन में नामों को फाइनल कर लिया जाएगा। तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेते ही नरेंद्र मोदी के नाम एक नया रिकॉर्ड भी जुड़ जाएगा। वो देश के दूसरे ऐसे नेता बन जाएंगे जो लगातार तीसरी बार चुनाव जीते और देश के पीएम बने। इससे पहले ये रिकॉर्ड जवाहरलाल नेहरू के नाम पर है। मोदी उनके रिकॉर्ड की बराबरी करेंगे। आपको बता दें कि 2019 के नतीजों के 7 दिन बाद पीएम पद का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हुआ था। इस बार नतीजे आने के बाद 4 दिन बाद यानी 8 जून को शपथ ग्रहण की तैयारी होने की खबर है। पीएम मोदी के इस्तीफे और कैबिनेट को भंग करने की सिफारिश के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोकसभा को भंग कर दिया और आज पीएम आवास पर 1 घंटे तक एनडीए की मीटिंग हुई। क्या कुछ हुआ मीटिंग में, जानते हैं 1 मिनट में। लोकसभा चुनाव के बाद अब सरकार बनाने की कवायद शुरू हो गई है। एनडीए ने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है। ये फैसला एनडीए की पहली बैठक में लिया गया। इस बीच पीएम मोदी के इस्तीफे और कैबिनेट को भंग करने की सिफारिश के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोकसभा को भंग कर दिया है। एनडीए की मीटिंग पीएम आवास पर 1 घंटे चली। 10 से ज्यादा पार्टियों के नेता शामिल हुए। इसमें जेडीयू नेता और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू, आजसू प्रमुख सुदेश महतो, आरएलडी के जयंत चौधरी, जनसेना पार्टी के प्रमुख पवन कल्याण, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, एलजेपी रामविलास के नेता चिराग पासवान, अपना दल सोनेलाल की नेता अनुप्रिया पटेल और हम के नेता जीतन राम मांझी शामिल हुए। सूत्रों के मुताबिक टीडीपी ने 6 मंत्रालयों समेत स्पीकर पद की मांग की है। वहीं जेडीयू ने 3, चिराग पासवान ने 2, मांझी ने 1, शिंदे ने 2 मंत्रालयों की मांग की है। वहीं जयंत ने कहा कि हमें इलेक्शन के पहले एक मंत्री पद देने का वादा किया गया था। इसी तरह अनुप्रिया पटेल भी एक मंत्री पद चाहती हैं। टीडीपी के अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू 9 जून को आंध्र प्रदेश में नए मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी ने आंध्र प्रदेश में धमाकेदार प्रदर्शन किया है। वहीं पार्टी को मिली करारी हार के बाद वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अपना इस्तीफा राज्यपाल को भेज दिया है। टीडीपी के अध्यक्ष एन चंद्रबाबू नायडू 9 जून को आंध्र प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले सकते हैं। पार्टी सूत्रों ने ये जानकारी दी है। नायडू की टीडीपी आंध्र प्रदेश विधानसभा की 175 सीटों में से 135 सीटों पर जीत दर्ज कर नंबर 1 पार्टी बनकर उभरी है। जगनमोहन रेड्डी की वाईएसआरसीपी को विधानसभा चुनाव में करारी शिकस्त मिली है। वाईएसआरसीपी ने 11 सीटों पर जीत दर्ज की है। वहीं बीजेपी को 8 और जनसेना पार्टी को 21 सीटें मिली हैं। बीजेपी के राज्य प्रभारी सिद्धार्थ नाथ सिंह ने आंध्र प्रदेश में 2024 के चुनाव को ऐतिहासिक बताया है। टीडीपी के नेतृत्व वाले गठबंधन ने 175 विधानसभा क्षेत्रों में से 158 में शानदार जीत की। नायडू एक बार फिर आंध्र प्रदेश में सत्ता की बागडोर संभालने के लिए तैयार हैं। 74 साल के नायडू चौथी बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। उधर ओडिशा के मुख्यमंत्री बिजू जनता दल के प्रमुख नवीन पटनायक ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने आज भुवनेश्वर में राजभवन जाकर राज्यपाल रघुवर दास से मुलाकात की और अपना इस्तीफा सौंप दिया। ओडिशा में हुए विधानसभा और लोकसभा चुनाव में नवीन पटनायक की बीजू जनता दल को काफी गहरा झटका लगा है। भारतीय जनता पार्टी ने राज्य में हुए विधानसभा चुनाव में बहुमत हासिल कर लिया है। वहीं बीजेपी ने राज्य की ज्यादातर लोकसभा सीटें भी जीत ली हैं। इस हार के बाद अब ओडिशा के मुख्यमंत्री और बीजू जनता दल के प्रमुख नवीन पटनायक ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने आज भुवनेश्वर के राजभवन में राज्यपाल रघुवर दास से मुलाकात की और अपना इस्तीफा सौंपा। इस दौरान कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ओडिशा की बीजेडी और आंध्र प्रदेश की वाईएसआरसीपी की हार पर निशाना साधा है।
जयराम रमेश ने कहा कि पिछले 10 सालों से इन दोनों पार्टियों ने बीजेपी की बी टीम की तरह समर्थन किया है। इस बार इन्हें हार का सामना करना पड़ा है। नवीन पटनायक बीते 24 सालों में एक भी चुनाव नहीं हारे थे। इंडिया गठबंधन की एक बैठक खत्म हो गई है। खड़गे कुछ बोल रहे हैं, सीधे चलते हैं उनके सभा में। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद इंडिया गठबंधन ने आगे की रणनीति तय करने के लिए एक मीटिंग की और इस मीटिंग में इंडिया गठबंधन के कई बड़े नेता शामिल हुए। लोकसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद इंडिया गठबंधन ने आगे की रणनीति पर मीटिंग की। बैठक मल्लिकार्जुन खड़गे के दिल्ली स्थित आवास पर हुई। मीटिंग में सोनिया गांधी, राहुल, प्रियंका, शरद पवार, उनकी बेटी सुप्रिया सुले, शिवसेना उद्धव गुट के संजय राउत, समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव, आरजेडी के तेजस्वी यादव और डीएमके से एमके स्टालिन समेत तमाम नेता पहुंचे। खड़गे ने कहा कि हम बहुत अच्छा और एक साथ लड़े। खड़गे ने कहा कि मोदी और उनके तरीके की राजनीति के खिलाफ जनता का जनादेश था। व्यक्तिगत रूप से ये उनके लिए बड़ा राजनीतिक नुकसान है और ये उनकी नैतिक हार है। आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंगलवार 4 जून को नतीजों के बाद कहा था कि हम आगे की रणनीति के लिए एक बैठक करेंगे, इसके बाद आगे कुछ बताएंगे। दरअसल नतीजों में गठबंधन को कुल 234 सीट ही मिली। सरकार बनाने के लिए 272 सांसदों की जरूरत पड़ती है। ऐसे में बहुमत के लिए उसे सीट शेयरिंग से बाहर के पार्टनर खोजने होंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया। केजरीवाल ने सेहत का हवाला देते हुए अपनी 7 दिन की अंतरिम जमानत की मांग की थी। दिल्ली शराब घोटाला मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। केजरीवाल ने सेहत का हवाला देते हुए अपनी 7 दिनों की अंतरिम जमानत की मांग की थी। इस याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि जेल प्रशासन केजरीवाल की बीमारी से संबंधित जांच कराए, इस तरह से किसी को जमानत नहीं दी जाएगी। केजरीवाल की अंतरिम जमानत का विरोध करते हुए ईडी ने कहा था कि केजरीवाल अदालत को गुमराह कर रहे हैं। ईडी ने आरोप लगाया कि लगातार चुनाव प्रचार कर रहे केजरीवाल का स्वास्थ्य तब खराब हुआ जब सरेंडर करने का समय आया। बुधवार को अपनी अर्जी पर फैसला सुनने के लिए केजरीवाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुए। राउज एवेन्यू कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 14 दिन बढ़ा दी है, यानी अब केजरीवाल को 19 जून तक जेल में ही रहना होगा। अखिलेश यादव ने कन्नौज लोकसभा सीट से धमाकेदार जीत दर्ज की है। बुधवार को कन्नौज कलेक्ट्रेट परिसर में जीत का सर्टिफिकेट लेने पहुंचे और एक अलग ही कॉन्फिडेंस में वो नजर आए। अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी इस चुनाव में यूपी के सबसे बड़े दल के रूप में उभरी है। अखिलेश यादव ने कन्नौज लोकसभा सीट से धमाकेदार जीत दर्ज की है। बुधवार की सुबह आज जब कन्नौज कलेक्ट्रेट परिसर में जीत का सर्टिफिकेट लेने पहुंचे तो एक अलग ही कॉन्फिडेंस में नजर आए। सिर पर समाजवादी लाल टोपी और गले में गमछा डालकर अखिलेश यादव ने जीत का सर्टिफिकेट लिया। इस दौरान भारी संख्या में उनके समर्थक भी मौजूद थे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कन्नौज संसदीय सीट पर 1,70,922 मतों के अंतर से जीत दर्ज की है। अखिलेश यादव को कन्नौज में 6,42,292 मत मिले, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंदी और भारतीय जनता पार्टी के सुब्रत पाठक को 4,71,370 मत प्राप्त हुए हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने इस विजय को पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों समेत सर्व समाज की जीत बताया है। मायावती की पार्टी बसपा लोकसभा चुनाव में खाता भी नहीं खोल पाई और इसके बाद बीएसपी सुप्रीमो ने एक बहुत बड़ी बात कह दी। लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को करारा झटका लगा है। मायावती की पार्टी लोकसभा चुनाव के परिणाम में खाता नहीं खोल सकी है। इस बार के लोकसभा चुनाव में बसपा ने अकेले ही चुनाव लड़ने का फैसला किया था। मंगलवार के घोषित हुए परिणामों में प्रदेश की 80 सीटों में से एक भी सीट पर बसपा को जीत नहीं मिली। बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने लोकसभा चुनाव में अपने दल के खराब प्रदर्शन की समीक्षा का इरादा जाहिर करते हुए कहा कि चुनाव में उचित प्रतिनिधित्व देने के बावजूद मुस्लिम समाज बसपा को ठीक से समझ नहीं पा रहा है। लिहाजा पार्टी भविष्य में होने वाले चुनाव में बहुत सोच समझकर ही मुसलमानों को मौका देगी। मायावती ने बुधवार को अपने एक्स हैंडल पर 2 पेज का लेटर जारी किया है। मायावती ने 2.5 महीने लंबे चुनाव कार्यक्रम पर कहा कि
हमारी पार्टी का शुरू से ही ये मानना रहा है कि चुनाव लंबा नहीं होना चाहिए, इसे 3 से 4 चरणों में ही पूरा हो जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस बार का चुनाव जोरदार गर्मी की तपिश से प्रभावित रहा, जिससे लोगों के उत्साह पर भी फर्क पड़ा। अमेठी में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को हराने वाले कांग्रेस के उम्मीदवार किशोरीलाल शर्मा आज दिल्ली पहुंचे, सोनिया गांधी से मुलाकात की और क्या कुछ कहा सोनिया गांधी ने उन्हें, आइए सुनते हैं। अमेठी में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को हराने वाले कांग्रेस प्रत्याशी किशोरीलाल शर्मा ने आज दिल्ली आकर गांधी परिवार से मुलाकात की है। केएल शर्मा रायबरेली से राहुल गांधी की जीत का प्रमाण पत्र लेकर आए थे। इस दौरान उन्हें सोनिया गांधी की ओर से सलाह दी गई है। किशोरीलाल शर्मा ने बताया कि उन्होंने सोनिया गांधी से आशीर्वाद लिया। कांग्रेस संसदीय दल के नेता ने किशोरीलाल से कहा, आप जैसे हैं वैसे ही रहना, किसी प्रकार का घमंड नहीं करना। उनकी तरफ से जाके जैसे हम्बल आप हो ऐसे ही हम्बल रहना है, आगे के लिए भी कोई घमंड नहीं करना कि आप एमपी हो गए हो। तो ये निर्देश है उनके तरफ से और मैं उन निर्देश का पालन करूंगा। शर्मा ने कहा कि मैं सोनिया गांधी की ओर से मिले निर्देश का पालन करूंगा। जीत के साथ जिम्मेदारी भी आती है और वो जिम्मेदारी मैं महसूस कर रहा हूं। आपको बता दें कि किशोरीलाल शर्मा ने अमेठी में बीजेपी की ओर से चुनाव लड़ रही केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को 1,67,000 वोटों से हराया है। महाराष्ट्र में बीजेपी के कमजोर प्रदर्शन के बाद देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र में बीजेपी के खराब प्रदर्शन की जिम्मेदारी ली और उप मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे की पेशकश की है। देवेंद्र फडणवीस ने क्या कहा, 1 मिनट में जानिए इस पूरी खबर को। इस बार के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन यूपी, महाराष्ट्र, राजस्थान और पश्चिम बंगाल में उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा। देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र में बीजेपी के खराब प्रदर्शन की जिम्मेदारी लेते हुए उप मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे की पेशकश की है। उन्होंने एक बयान में कहा कि महाराष्ट्र में बीजेपी को जो झटका लगा उसकी पूरी जिम्मेदारी मैं लेता हूं। एक प्रकार से हार मिली है, हमारी सीटें कम हुई है, इसकी पूरी जिम्मेदारी ये मेरी है, मैं इस जिम्मेदारी को स्वीकारता हूं। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र में हमें अपेक्षित नतीजे नहीं मिले, हमें बहुत कम सीटें मिली। फडणवीस ने कहा कि विपक्ष ने संविधान बदलने का नैरेटिव सेट किया जिसको हम काउंटर नहीं कर सके। संविधान बदलने वाला नैरेटिव था कि जिसने एक डैमेज हमको निश्चित रूप से किया है, इसको इफेक्टिव काउंटर हम कर रहे थे और हमको ऐसा लग रहा था कि हम इफेक्टिवली काउंटर कर रहे हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि हम इफेक्टिवली इसको काउंटर नहीं कर पाए।